नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह, लेके हाजिर हूं सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। आज की बड़ी बहस में बात होगी यूपी में लग रहा है 2027 चुनाव का एजेंडा पहले से ही सेट कर लिया गया है। महाकुंभ के बहाने से योगी ने विपक्ष पर तगड़े वार किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रहे थे वो तो अपने राज्य में एक होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करा पाए। सीएम इतने पर ही चुप नहीं रहे, बल्कि उन्होंने होली के बहाने कहा कि 25 करोड़ आबादी वाले यूपी में होली सकुशल संपन्न हुई। पश्चिम बंगाल में कई जगह उपद्रव हुए। इस उपद्रव को न संभाल पाने वाले लोग प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते थे, लेकिन सच तो जनता के सामने है। आप भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप बताइए कि क्या ये था? ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं था तो क्या था? और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि विपक्ष से योगी ने वो कौन कौन से सवाल पूछे हैं। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाले अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? विपक्ष से योगी के ये तीखे सवाल। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में होली के मौके पर हुए उपद्रव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया है, विपक्ष को जमकर लताड़ा भी है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाले अब चुप क्यों हैं, जो अपने प्रदेश में होली का ये पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं करा पाए। उस उपद्रव को नहीं संभाल पाने वाले लोग प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते थे। तो विपक्ष से सीएम योगी के ये कई सवाल हैं। उन्होंने कहा कि अब आप बताइए, क्या यह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं था तो क्या था? तो पश्चिम बंगाल में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इंटरनेट सेवाएं वहां पर बाधित कर दी गई हैं। पथराव हुआ होली के दिन, और ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी ये कई सवाल पूछे हैं। विपक्ष को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। सवाल पूछा है कि एक होली का त्योहार वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से आप संपन्न नहीं करा पाए, तो ऐसे में महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कैसे बोल दिया आपने, जहां पे 66 करोड़ से अधिक लोग पहुंचते हैं, स्नान करते हैं संगम में, और 45 दिन तक, माफ कीजिएगा 44 दिन तक चलने वाले इस महापर्व के भागीदार बनते हैं। तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाले अब क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? वो तो अपने राज्य में एक होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करा पाए। तो विपक्ष से ऐसे कई सवाल सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूछे गए हैं। 25 करोड़ आबादी वाले यूपी में होली सकुशल हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल में कई जगह उपद्रव हुए। उस उपद्रव को न संभाल पाने वाले लोग प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते थे। आप बताइए कि ये क्या था? क्या ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं था? तो आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि यह महाकुंभ नहीं, यह मृत्यु कुंभ है, जिसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा हमलावर नजर आए हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ये कई सवाल पूछ डाले हैं। तो विपक्ष से योगी के कई सवाल। उस उपद्रव को न संभाल पाने वाले लोग महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रहे थे। विपक्ष के हर दाव की काट सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है। तो जिस तरह से महाकुंभ के दौरान विपक्ष लगातार महाकुंभ पर भी हमलावर रहा, जिस तरह से ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया था, खड़गे ने इसे बेकार कुंभ कहा था, लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया था कि यह कुंभ नहीं फालतू का कुंभ है, तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब ये लोग मुझे जवाब दें जो एक होली का त्योहार अपने राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करवा सके, वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रहे थे। कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की भी शुरुआत करेंगे कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है, किस तरह से विपक्ष को अब भी ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। अब भी विपक्ष के लिए महाकुंभ एक कांटे की तरह चुभ रहा है। तो आस्था के साथ खिलवाड़, पश्चिम बंगाल में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है।
तो आस्था के साथ खिलवाड़ और पश्चिम बंगाल में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब लगातार विपक्ष पर प्रहार पे प्रहार किया जा रहा है। योगी की लगातार दहाड़ और विपक्ष पर तगड़े वार। तो विपक्ष से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ सवाल भी पूछ रहे हैं कि जो अपने प्रदेश में एक होली का त्योहार सुरक्षित तरीके से नहीं संपन्न करा पाए, वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रहे थे। तो क्या विपक्ष के लिए अभी भी महाकुंभ खटक रहा है? विपक्ष के लिए महाकुंभ एक कांटा बना हुआ है। लगातार महाकुंभ को लेकर बयानबाजी चल रही है। हम पहले भी देख रहे थे, अब महाकुंभ समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो बयानबाजी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में होली के मौके पर वहां पे बवाल हुआ, काफी ज्यादा उपद्रव हुआ, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब ये बड़ा बयान दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में दो गुटों में कहासुनी हुई और उसके बाद ये बवाल काफी ज्यादा उग्र हो गया। तो कुछ ही देर में हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा की भी शुरुआत करेंगे कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है। विपक्ष कब महाकुंभ को लेकर जो राग अलाप रहा है, कब आखिर विपक्ष थमेगा? और जिस महाकुंभ को विपक्ष मृत्यु कुंभ कह रहा था, वो विपक्ष अपने ही राज्य में एक होली का त्योहार सुरक्षित तरीके से क्यों नहीं करवा सका? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि करके सबसे पहले हमारे मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। यश भारती जी, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश भारती जी, बहुत स्वागत है आपका। रमेश ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और कमलाकर त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलाकर जी, बहुत स्वागत है आपका। रमेश जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी, उसके बाद प्रवक्ताओं का रुख करेंगे। विपक्ष आखिर चाहता क्या है? जिस महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा जा रहा था, क्या वो महाकुंभ अभी भी विपक्ष के लिए गले की फांस बना हुआ है? देखिए अपूर्वा, मुझे लगता है कि आज 17-18 दिन हो गए कुंभ को खत्म हुए। अब एक ही बात याद आती है, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, अब आगे बढ़िएगा। मुझे नहीं लगता कि देखो आज उन पिछले जो जो हुआ क्या नहीं हुआ, उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। विपक्ष को आगे ध्यान देना चाहिए। यूपी है, उत्तर प्रदेश में 27 की जिस तरीके से रणभेरी सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने अभी से उन्होंने बजाने शुरू कर दी है। तो मुझे लग रहा है विजन क्या है, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उस पे ज्यादा अगर एनालिसिस करें, उस पे फोकस करें तो बढ़िया रहेगा। और रही बात, अगर कुंभ को आप आज की समय से अगर तुलनात्मक अगर देखते हो, चाहे फिर उसके कोई विपक्ष के राज्य हो, पश्चिम बंगाल की आपने बात करी है, लॉ एंड ऑर्डर से पूरा जुड़ा हुआ स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर को लेके अगर देखा जाए तो एक उदाहरण होता है कि अगर आपके घर में कोई ब्याह शादी का प्रोग्राम है और आपने 2000 लोगों का अरेंजमेंट करा है और उसमें अगर 500 या 800 और भी अगर जुड़ जाएं तो स्थिति बेकाबू हो जाती है, खाना कम पड़ जाता है, कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। इस लिहाज से कुंभ में जब 40-45 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की संख्या आंकी जा रही थी, अब पहुंच जाता है 65-70 तक, और उसमें इतने को अगर मैनेज करना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन रहना और सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त तरीके से करना, तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब इसके मुकाबले जब आप कहते हो, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो होली के ऊपर जिस तरीके से एजेंसियों के पास ऐसी खबरें थी कि इस बार कुछ भी हो सकता है, कहीं भी दंगा भड़क सकता है और कहीं भी उपद्रवी जो हैं उपद्रव कर सकते हैं, लेकिन काबिले तारीफ यूपी की पुलिस और यूपी का शासन जिस तरीके से उन्होंने सब चीजों को मैनेज करा, कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई। तो इस लिहाज से लॉ एंड ऑर्डर की मुकाबला यूपी सरकार के कोई दूसरा राज्य नहीं कर पाएगा। पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या, डेली वहां कोई ना कोई ड्रामे हो रहे हैं, जनसंख्या कम है। हाँ ठीक है, ये कहा जाता है कि बॉर्डर का क्षेत्र बांग्लादेश म्यांमार जो सीमाएं लगी हुई है उसमें बॉर्डर से चीजें ऐसी होती रहती हैं जिसको मैनेज करना बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन वहाँ ये भी आ जाता है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है वो तो बीएसएफ के हवाले है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले है, वो इस चीज को मैनेज करेगी। वो इशू बड़ा लंबा हो जाता है। अब आप ये कहते हो कि 15, 17, 18 दिन बीतने के बाद में वहां की मुखिया ये कहती है कि नहीं मृतलोक है, और पता नहीं किस तरीके से इतने बड़े आयोजन को अगर कोई इतना इस कद का नेता कहता है तो मुझे लग रहा है ये बड़ा बचकाना बयान कहा जाएगा। क्योंकि आज के समय में राजनीति करना बड़ा आसान हो गया और धर्म को टारगेट करना और धार्मिक चीजों को टारगेट करना
बहुत आसान हो गया, क्योंकि अच्छा पॉलिटिकल पार्टी भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं कि ये ऐसा क्षेत्र है जहां हम बहुत आसानी से राजनीति कर सकते हैं। इनके नाम पे कुछ भी ऐसा कर दो ताकि लोगों की भावनाएं आहत हो और इसको लेके हमारी राजनीति आगे बढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ ये देखो कि स्टेट की जो शासन प्रशासन है उस बड़े आयोजन को किस बखूबी के साथ में पूरा करा। किसी को दिक्कत थोड़ी बहुत हुई, बड़े आयोजन में होने की ऐसी संभावना रहती है, ये प्रशासन भी कह चुका है और सत्ता पक्ष को लेके या कोई भी पक्ष के लोग वो भी कह चुके हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है कि स्थितियां काबू में रही और होली पे जो स्थितियां बनी थी, जो संभावना जताई जा रही थी कुछ भी हो सकता है, वो भी खुदा न खास्ता ऐसा नहीं हो पाया। स्थितियां कंट्रोल में रही और आगे की जो स्थिति जो अब बनती जा रही है, आपने कहा कि राजनीति कर रही है जो उनका काम है राजनीति करने का, विपक्ष का काम क्या होता है। हालांकि एक आज प्रधानमंत्री का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात कही है कि लोकतंत्र में आलोचनाओं का पहला स्थान है। अगर कोई सरकार की कमियों की आलोचना करता है तो उस पे कटाक्ष नहीं करनी चाहिए, उस पे इस तरह का बयानात नहीं देना चाहिए सरकार की तरफ से जो चुभे। ये अच्छी बात है। अब इस पूरे मामले को भी अगर देखो, कुंभ के ऊपर अगर कुछ खामियां रही है, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे अखिलेश यादव, अगर कुछ भी कह रहे थे उस समय सरकार को उन चीजों को फाइंड आउट करना चाहिए था। जो हताहत हुए 30 लोगों की मौत हुई थी, उस समय आंकड़ा सही से निकल के नहीं आ पाया था। मुझे लगता है कि उस समय सरकार को आगे आके जवाब देना चाहिए था। उनकी कमियां कहाँ रही थी, उनकी शासन प्रशासन के बीच में तालमेल की क्या कमियां थी, क्या इस तरीके के जो चीजें हुई, आपके पत्रकार के ऊपर भी वहां पुलिस कर्मियों ने अभद्रता की थी, ऐसा क्यों हुआ। इसमें अगर विपक्ष अगर आवाज उठा रहा था तो मुझे लगता था कम से कम उस पर जवाब देना चाहिए था। और जो प्रधानमंत्री ने कही है बात, कम से कम उस पे तो आपकी सरकार है, चाहे यूपी की हो चाहे और की, उसके पे तो कम से कम अमल करना चाहिए। जी अपूर्वा। ठीक है रमेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रवक्ताओं का रुख कर लेते हैं। यश भारती जी, आखिर विपक्ष क्या चाह रहा है? देखिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेपी लोहिया जी, बहुत स्वागत है सर आपका। यश भारती जी, सवाल आपसे, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाले अपने ही प्रदेश में होली का त्योहार नहीं सेलिब्रेट करवा पा रहे हैं, इतनी कड़ी सुरक्षा लगाई जा रही है। क्या ऐसा कभी हमने देखा था कि होली जैसा पर्व मनाने के लिए भी इतनी भारी सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है? मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकती कि आपके देश से आपके फौजियों के मारे जाने की खबर आ रही है। अपूर्वा जी, रमेश ठाकुर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कुंभ को खत्म हुए इतने दिन हो गए हैं, अब उस पर चर्चा करना, अब उस पर बातें करना ठीक नहीं है, एक बड़े राजनीतिक के लिए ठीक नहीं होता है। तो रमेश ठाकुर जी बेहतर जानते हैं कि अब किसने कहा है, अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो इस तरीके की बातें योगी आदित्यनाथ जी को नहीं करनी चाहिए। और ममता बनर्जी जी ने तब कहा था जब भगदड़ मची थी, जब ठीक तरीके से आंकड़े नहीं आ रहे थे, लोग थके हुए थे, लोग 8-8 घंटे 12-12 घंटे के जाम में फंस रहे थे, ड्राइवर थके थे, गाड़ियां टकरा रही थी, कोई सुरक्षा की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पा रही थी, सारी व्यवस्था अनियंत्रित हो रही थी। तो अनियंत्रित चीजों को लेकर के, नियंत्रण करने को लेकर के ममता बनर्जी का वो बयान था जितना मैं समझ पाया। और उस बयान को देख के हमने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार, हमारी माताएं बहनें बेटियां जो नहा रही थी, उनका जो वीडियो महाकुंभ में बेचा गया, गुजरात पुलिस ने पकड़ा, वो पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग की पोल खोलता था, इंटेलिजेंस की पोल खोलता था कि जो एआई के माध्यम से सुरक्षा रखी जा रही थी, हेलीकॉप्टर से सुरक्षा रखी जा रही थी, सीसीटीवी कैमरे रख के सुरक्षा रखी जा रही थी, बहुत वाहवाही लूटने के प्रयास हो रहे थे। और अंतिम दिन में जाकर के 27 तारीख को भी योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से बेटर पुलिसिंग की बात की, वो पोल खोलता था कि नहाती हुई हमारी बहन बच्ची बेटियों की, माताएं बहनों के जो वीडियो बेचे गए हैं, उनको बेचने वालों लेकिन यश भारती जी, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह देना, अपूर्वा जी, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह देना, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि रमेश जी इसके पक्ष में होंगे कि महाकुंभ को आप मृत्यु कुंभ कह दीजिए। उन्होंने कहा कि कल की बातें छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बात तो वही है ना कि जब अब अपने प्रदेश में आप होली जैसा त्योहार नहीं सेलिब्रेट करवा पा रहे हैं, सुरक्षित तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन आपने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया था जहां 66 करोड़ से अधिक लोग पहुंचे थे। अच्छा अपूर्वा जी, हम चर्चा रमेश ठाकुर जी पे ही कर लेते हैं। जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि जब छोड़े पिछली बातें तो क्यों डिबेट हो रही है, आज की बात क्यों नहीं पकड़ रहे? डिबेट तो हम कल की बात पे कर रहे हैं ना।
तो दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में उपद्रव भी तो अभी हुआ है ना। जी, या तो आप नहीं बोल नहीं, लीजिए, न्यूज हमको चैनल बोलने देखो दीजिए, देखो, न्यूज और या तो आप बोल पत्रकार लीजिए, लोग तो हमको आपको आईना बोलने दिखाएंगे दीजिए। ही। हमारे समय पे हमें बोलने दीजिए, रमेश ठाकुर जी को उनको समय दीजिए, उनको बोलने दीजिए। चलिए आपने ठीक है, हमें समय आप दिया, बोलिए। बोलने अभी दीजिए। अभी अभी छोटे छोटे रिएक्शंस मैं ले रही हूँ। अभी और भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, नहीं, उनका भी जितना मुझे आपने रिएक्शन रमेश लेना ठाकुर है। जी को बोलने दिया उतना समय तो दे दीजिए चलिए कम ठीक से है कम। यश भारती जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर उसके बाद में सीधे बाकी प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। दूसरी बात, जो ये बात हो रही है कि हमने आंकड़ों की बात करी, जिस तरीके से लोग वहां पे मृत हुए, लोग अभी भी लापता हैं, लापता लोगों के पोस्टर वहां से गायब कर दिए गए हैं, उन लोगों का क्या दोष है जो कुंभ में गए थे? रमेश ठाकुर जी ने एक बात और कही कि 2000 लोगों की व्यवस्था करेंगे, शादी विवाह में 2500 हो जाएंगे, 500 अतिरिक्त हो जाएंगे, दिक्कत होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार तो दावे कर रही थी हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करी है, तो 100 करोड़ लोग तो आए नहीं, फिर अव्यवस्था क्यों हुई? फिर अव्यवस्था क्यों हुई? कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की कि आपकी बताई हुई संख्या में भी अगर आधे लोग आए हैं और अव्यवस्था हो गई, खाना कम पड़ने की जगह खाना फैलने लगा, तो जान पे आ गई, तमाम गड़बड़ी हुई। प्रयागराज के अंदर पेट्रोल पंपों के पास पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था, ये तमाम अनियमितताएं, गड़बड़ियां क्या विपक्ष के कहने पे हुई है? ये विपक्ष को दिक्कत नहीं है। और सबसे बात है, इंडिया न्यूज की महिला पत्रकार के साथ 3 तक मैंने तो इंडिया न्यूज पर देखा है, न एडीजी फोन उठा रहे थे, इंडिया न्यूज ने दिखाया, पुलिस लगातार बात नहीं सुन रही थी, ये इंडिया न्यूज दिखा रहा था। 3 दिन तक इंडिया न्यूज को लगातार दिखाना पड़ा। उस दौरान जिस दौरान ये महाकुंभ चल रहा था, तो अगर व्यवस्थाएं थी तो 3 दिन तक इंडिया न्यूज को क्यों दिखाना पड़ा कि महिला पत्रकार के साथ अभद्रता हुई और जिनको जो दोषी थे उन पर कार्रवाई नहीं हुई? 3 दिन तक इंडिया न्यूज दिखाता रहा और ये कार्रवाई नहीं हुई। आम आदमी की कौन पूछेगा? चलिए ठीक है, इसको ठीक है तकलीफ यश होनी भारती चाहिए, जी, अगर इसका विपक्ष की इसका भी आवाज मैं आपको उठाएगा, जवाब इंडिया दे न्यूज के दूंगी। साथ खड़ा हो जाएगा, आपने जो तो सवाल फिर ये से उठाया इंडिया है, आपने जो ये न्यूज मुद्दा उठाया है, ठीक है यश भारती जी, देखिए हमारी महिला पत्रकार के साथ अभद्रता हुई, हमने प्रमुखता से उस खबर को उठाया, हमने दिखाया, हमने सरकार तक वो बात पहुंचाई और उसके बाद कार्रवाई भी हुई है। ठीक 2 दिन बाद वहां पर कार्रवाई हुई है, उन सभी पुलिसकर्मियों को 3 दिन सस्पेंड बाद। कर दिया गया है, आपकी- सस्पेंड कर आपकी दिया गया खबरों है अनुसार यश 3 दिन भारती बाद। जी। 2 चलिए दिन बाद नहीं, 3 दिन अभी बाद। अभी हम उस मुद्दे पर तो बात ही नहीं कर रहे ना, अभी उस मुद्दे पर तो क्यों नहीं बहस ही नहीं करेंगे? कर रहे हैं। कुंभ पे बात करेंगे, ममता बनर्जी के बयान पे बात करेंगे, तो इंडिया बिल्कुल न्यूज की करेंगे, महिला पत्रकार के साथ बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्यों नहीं बिल्कुल होगी? करेंगे। उन्होंने महाकुंभ को क्यों नहीं मृत्यु होगी कुंभ महिला कैसे कह पत्रकार दिया? के साथ? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। वो चलिए ठीक छेड़छाड़ है, का कुंभ मैं नहीं आती हूँ बना आपके दिया, पास, इंडिया अभी न्यूज बाकी ने 3 दिन प्रवक्ताओं तक का भी रुख कर दिखाया, लेते हैं। छेड़छाड़ हो सर रही है ठीक वहाँ है पे। यश भारती जिस जी, तरीके अरे से सर रुक ममता जाइए, बनर्जी ने कहा मृत्यु यश भारती जी रुक जाइए, रुक जाइए, जवाब तो देना बनता है ना सर, जवाब तो देना बनता है ना, कैसे वो कह देंगी 66 करोड़ लोगों की आस्था को वो कैसे ठेस पहुंचा सकती हैं? जो अपने प्रदेश में होली जैसा त्योहार वो नहीं मनवा पा रही हैं सुरक्षित तरीके से, वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाली कौन होती हैं? ये मैं कह रही हूँ। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जेपी जी क्या कहेंगे? बार बार देखिए सवाल आपकी सरकार पर भी उठ रहा है, तैयारियों पर भी सवाल उठ रहा है, और आज जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को जवाब दिया है, अब बात ये उठ रहा है कि अब तो ये बहुत पुरानी बात हो गई थी, फिर क्यों अब इसका जिक्र किया जा रहा है? देखिए मैडम, बात उठाना, सवाल उठाना तो विपक्ष का काम है, उठाना भी चाहिए। अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो विपक्ष की राजनीति कैसे चलेगी? आज जो राजनीति बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, उत्तर प्रदेश की जनता ने ध्वस्त कर दी है, तो वो राजनीति की भी तो इनको चलानी है, अपनी दुकान भी तो चलानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज देखिए, इतना बड़ा आयोजन देश के अंदर हुआ है, और मैं इसको किसी पार्टी का नहीं मानता हूं, ये किसी पार्टी का आयोजन नहीं था, इसमें देश की हर पार्टी का ये दायित्व बनता था कि कुंभ पूरे भारतवासियों का है। हर पार्टी का दायित्व बनता था कि हर पार्टी के नेता बेहतरीन से बेहतरीन काम करें, बेहतरीन से बेहतरीन अपील करें और जनता की सेवा करने के लिए आगे आए। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस के नेता हो, सपा के नेता हो, तृणमूल कांग्रेस के नेता हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो, किसी भी अन्य पार्टी, विपक्ष वालों को देखिए, किसी भी पार्टी के नेता ने कुंभ के ऊपर कोई भी ऐसा अच्छा वक्तव्य नहीं दिया जिससे कि देश की जनता को कोई अच्छा संदेश जाए। और बड़ी बड़ी पार्टियों के तो बड़े बड़े नेता लोग जो है बराबर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाते हैं, लेकिन कुंभ में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि सपा वाले केवल उनको ये ऐसे नजर लगाए हुए थे कि किसी प्रकार से वहां कोई इस प्रकार की दुर्घटना हो। ये लोग तो माला जप रहे थे कि कोई दुर्घटना हो, कोई दुर्घटना हो। इन लोगों को तो दुर्घटना देखना था। इन लोगों को वहां की जो व्यवस्था है, वहां की जो बहुत अच्छी योगी जी ने, प्रशासन ने,
जिस प्रकार से वहां व्यवस्था बनाई थी वो इनको नजर नहीं आई। और मैडम आपको बता दूं, मैं स्वयं, लोगों के पोस्टर क्यों सुनिए फाड़ सुनिए दिए? सुनिए भैया, अपनी बात पे सरकार ने बोलिए। लापता लगे अभी हुए अभी पोस्टर आपने को अभी क्यों वरिष्ठ गायब कर पत्रकार दिया? से आप कुछ सीख लीजिए। अभी आपने उन्हीं को बोला था, बहुत अच्छी बात वो बोल रहे थे, आपने बीच में रोका था फिर हम तो उनको। आज की बात कर अपनी रहे हैं। बात अपने जो लोग अपने समय पे लापता बोलिए, हैं, उनके परिवारजनों ने पोस्टर अपने लगाए समय कि पे हमारे ये बोलिए। लोग मैं आ रहा लापता हूँ उस पर हैं, भी, उस उन बात पे भी आ रहा पोस्टरों को हूँ, सरकार ने गायब क्यों कर दिया? उन उस पोस्टरों बात पे भी लापता आ कर रहा हूँ, दिया। सुनिए जरा, थोड़ा ठीक धैर्य है, रखिए ठीक ना है भैया। सर, एक एक करके अभी रिएक्शन सर, भारती जी छोटे-छोटे थोड़ा रिएक्शन। धैर्य रखिए ना। जवाब ठीक है, दीजिए लोहिया ना। साहब आप अपनी बात कंप्लीट करिए, जी फिर मैं जी, सीधे कांग्रेस प्रवक्ता देखिए का रुख रही करूंगी। बात इन लोगों के भी, जो वहां पर 30 श्रद्धालु की दुखद मृत्यु हुई थी, सरकार ने अपना आंकड़ा वहां पर दिया। सरकार ने ये बताया 29 शवों की शिनाख्त हो गई थी, जो उनके परिवार जनों को सौंप दिया गया था। एक शव जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, उसका डीएनए करा करके उसका दाह संस्कार प्रशासन के माध्यम से कर दिया गया था। दूसरी बात, इतना बड़ा भव्य आयोजन जिसमें 66 करोड़ सनातनी आकर के उसमें स्नान करते हैं, और विपक्ष वाले केवल और केवल किस प्रकार से कोई दुर्घटना घटे इस पर ध्यान लगा के रहते हैं। अब आप बताइए, इतना बड़ा जब आयोजन हो रहा है, वहां पर किसी को ये तो मनाही नहीं थी कि भाई कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कोई फोटोज नहीं लेगा। उसमें कुछ असामाजिक तत्व अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, तो गुजरात प्रशासन ने भी, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने भी उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की है, गिरफ्तार किया है। सर, प्रदेश पुलिस सरकार फेलियर चलिए, थी, ठीक है। गुजरात पुलिस ने कार्रवाई ठीक है करी सर, है। एक मिनट यश भारती जी, आप अपनी बारी में स्वीकार कर बोलिएगा। लीजिए एक बार कमलाकर जी का मैं रुख कर लूं, एक बार उनसे भी जवाब ले लूं। मोदी जी की, ठीक है सर। भैया दूसरों को नैतिकता का पाठ पाठ पढ़ाते हैं, उसको अपने अंदर भी ग्रहण कर लीजिए ना भारती जी, अपनी पारी पे बोलिए ना। चलिए सर, ठीक है, ठीक है जवाब नहीं दे रहे हो ना आप। सर, एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए सर। दुकान में आपको क्या सर रुक जाइए, लोहिया साहब, यश भारती जी, देश की जनता, सर रुक जाइए। एक बार कमलाकर जी का मैं रुख कर लूं, एक बार उनसे भी प्रतिक्रिया ले लूं, फिर मैं सीधे आपके पास लौटूंगी। ठीक है, जो सवाल ठीक है। खड़े हो रहे हैं उन पे जवाब दीजिए। अरे सर, होगा सर, सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अभी हम हैं, अभी वक्त है। कमलाकर जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी। कमलाकर जी, आखिर क्या ऐसी मजबूरी आ रही है विपक्ष की कि महाकुंभ का तो पीछा ही नहीं विपक्ष छोड़ पा रही है? महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा जा रहा है, और ममता बनर्जी अपने ही प्रदेश में होली जैसा पर्व नहीं सुरक्षित तरीके से मनवा पा रही है, उपद्रव हो जा रहा है। होली जैसा पर्व क्या, वहां पे तो मुझे लग रहा है कोई भी हिंदुओं का पर्व वहां पर मनाया ही नहीं जा पा रहा है सुरक्षित तरीके से। अपूर्वा जी, महाकुंभ का पीछा तो आप लोग और योगी जी नहीं छोड़ रहे हैं। ये बयान तो बहुत पुराना है, लेकिन मैं दो बातें कहना चाहूंगा। टू रॉन्ग्स नेवर मेक अ राइट। बंगाल में अगर कुछ हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि कुंभ में जो हुआ वो जायज था। जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट था कुंभ का, और मुझे आज भी वो 28 जनवरी याद है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी। 28 जनवरी को योगी आदित्यनाथ जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि मौनी अमावस्या पे 10 करोड़ लोगों के स्नान करने की संभावनाएं हैं। लेकिन आप लोग चिंता न करिए, हमने 15 करोड़ लोगों का इंतजाम करके रखा हुआ है। भाई उस इंतजाम का क्या हुआ? और उस भगदड़ में लोग मरते हैं, और इतनी संवेदनहीनता उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से दिखाई जाती है कि रात्रि में यह घटना होती है, इतनी हृदय विदारक घटना होती है, और अगले दिन सवेरे जो है वो पुष्प वर्षा की जा रही थी हेलीकॉप्टर से। इतना संवेदनहीन होने का अधिकार आपको किसने दिया? और जब मिसमैनेजमेंट की बात आएगी, जब आप पुरानी बातों को खंगालने लगेंगे, तो कोविड के समय में उसी प्रयाग के तट पर गंगा में लाशें दबा दी गई थी, जिनको कुत्ते नोच के खा रहे थे। वो किन जातियों की थी, किन धर्मों की थी, ये तक उसमें वो नहीं था। और इस तरह का मिसमैनेजमेंट था। तो मिसमैनेजमेंट का तो पूरा इतिहास है उत्तर प्रदेश सरकार का। 22 से ज्यादा पेपर लीक्स, 27 से ज्यादा पेपर लीक्स हो चुके। अभी रिसेंट में जो है वो रेलवे का पेपर लीक में बनारस के पास चंदौली में जो है सीबीआई में छापे मार करके जो है अरेस्ट किए 15 लोग। तो आप ये समझिए दूसरे के ऊपर। और होली की ही अगर बात करें, बिहार में मुंगेर जिले में होली के दिन जो घटना होती है उसमें एएसआई को मार दिया जाता है। लखनऊ के रहीमाबाद थाने में लड़की के ऊपर जबरी रंग डालने में 4 लड़कों ने, मनवड़ लड़कों ने रंग डालने से मना करने पर उनके परिवार वालों तक का सर फोड़ दिया। तो ये चीजें जिस तरीके से हो रही हैं,
होली के दिन विभूति खंड में, लखनऊ के विभूति खंड थाने में 150 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने घुसे पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ जो है वो हरकतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहां पुलिस वालों की वर्दियां तक फाड़ दी गई। आप ये समझिए, ये योगी सरकार हर मौके पर नाकाम है। बेसिक चीज ये है कि आप धर्म के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास मत करिए। मुख्य मुद्दे जो इस प्रदेश के हैं और इस देश के हैं, वो नौजवानों को रोजगार मिलेगा कि नहीं, आपसी भाईचारा बना रहेगा कि नहीं, इस देश में, इस प्रदेश में लोग अपना रोजगार बखूबी तरीके से कर पाएंगे कि नहीं। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में कानपुर से गए व्यवसायी को पुलिस जो है वो होटल में घुस करके मारती है और मार डालती है। इन परिस्थितियों में विवेक तिवारी की हत्या, लखनऊ का जनमानस अभी भूला नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी के, जिसको पुलिस वाले ने मारा। तो यहाँ पुलिस ही भक्षक है। अभी बनारस में जेलर के खिलाफ वहां की महिला डिप्टी जेलर ने अश्लीलता और उसकी कंप्लेंट की हुई है, वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट की, उसके बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ। बनारस के अंदर बीएचयू आईआईटी की छात्रा का इनके आईआईटी सेल के 3 लड़के रेप करते हैं और उनको 1 महीने तक प्रचार में मध्य प्रदेश रखा जाता है। ठीक है सर, 3 दिन के अंदर पुलिस ठीक है। देखिए, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, जिसको लेकर आज खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा। आज उन्होंने खुद कहा ना सर, ठीक है आप विपक्ष में हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, आप इन चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। जल रहा है 2 साल से, किसकी जिम्मेदारी है? आप छोटी छोटी घटनाओं की बात कर रही हैं, यहाँ तो पूरा देश जलने की स्थिति में आ गया है। आप इस चीज को, हर चीज को अगर आप धार्मिक एंगल देखने की कोशिश करेंगे तो वो चश्मा पहन करके जो है वो देश नहीं चलता है। योगी आदित्यनाथ जी ने जबरदस्ती इतना ज्यादा बड़बोलापन करके, एक पुरानी कहावत है, अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप, चलिए ठीक है सर, ठीक है, लौटूंगी सर मैं आपके पास। ठीक है रूपा जी, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सर, और भी सर गेस्ट हमारे साथ हैं, मैं आऊंगी आपके पास। ऐसा लग रहा था जैसे जो कुंभ में स्नान नहीं करेगा वो सबसे बड़ा पापी है। और जब आपने, चलिए ठीक है सर, अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा सर, अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। बाकी मेहमानों से भी सर मुझे सवाल लेना है। चलिए ठीक है, कमलाकर जी सर, अब थोड़ा रुकना पड़ेगा सर, थोड़ा रुकना पड़ेगा। उनको नहीं पता था कि प्रयागराज, कमलाकर जी मेरी आवाज अगर आपको सुनाई दे रही है तो सर थोड़ा सा भी रुकना पड़ेगा, ठीक है। रमेश जी, क्या अब इस पूरे मुद्दे को उठाना जरूरी हो जाता है, जो सरस आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से वहां पर होली का त्योहार नहीं सेलिब्रेट किया जा रहा है, बैन लगा दिया जा रहा है, तो ऐसे में उन लोगों को महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने का अधिकार किसने दे दिया? नहीं, देखिए अपूर्वा जी, यहाँ पे कुछ बुनियादी सवाल हैं जो मुझे लग रहा है समय के साथ बहुत पीछे छूट गए हैं। उनका ना कोई किसी को जवाब मिल पाया। कमलाकर त्रिपाठी जी की जो 2-3 चीजें उन्होंने बात कही वो बहुत बेहतरीन कही। वास्तव में उन बातों पे डिस्कशन होना चाहिए था, चर्चाएं होनी चाहिए थी, नहीं हो पाया। कुंभ को लेके अनियमितताएं थी, बहुत सारी चीजें थी जो अभी हमारे सपा के साथी ने कहा, वो भी उनकी बात जायज है कहीं ना कहीं, लेकिन उनका जवाब कहीं नहीं मिल पाया। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है जो आपने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में कुछ होता है, उसके काउंटर जो कुंभ में हुआ उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज वहां पे जो हुआ वो आपकी जिम्मेदारी थी, आपको निभानी थी जिम्मेदारी, और आपको बताना था। 30 मौतों का जो आंकड़ा था हमने भी देखा, उस आंकड़े को काफी हद तक छिपाया गया, बताया नहीं गया। अब आप, ये तो पैमाना आपके पास कहां से आया नहीं समझ में आया। मेरे व्यक्तिगत तौर पे मैं जानूं तो पूरे कुंभ को लेके आखिर तक मेरी नजर बनी हुई थी। जो आंकड़ा पेश किया गया वो किस कंपनी ने आंका, किसने काउंट करा, बहुत खटाखट कि आज मौनी अमावस है, तीसरे कुंभ में, चौथे कुंभ में इतने लोग आ गए, लेकिन 30 मृतकों का आंकड़ा बताते बताते बहुत देरी हो गई। और दूसरी बात, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात थोड़ी सी बड़ी निंदनीय कही जो नहीं कहनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग माला पकड़ के ये बुन रहे थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि बहुत इस तरह की कोई घटना हो और उनको आनंद आए। देखिए जनाब,
घटना चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबको एक समान से देखना चाहिए। उस घटना में, क्योंकि कुंभ एक ऐसा आयोजन नहीं था कि हो सकता है रमेश ठाकुर के घर से भी कई लोग नहाने गए हों, अपूर्वा जी के घर से भी कई लोग नहाने गए हों, विपक्ष के लोग और पक्ष के लोग सबके यहाँ से नहाने गए। खुदा न खास्ता उस समय अगर इस तरीके से हादसा होता तो मेरे घर का भी हताहत होता, आपके घर का भी हताहत होता। तो इस तरह के बयानात को मुझे लग रहा है पढ़े लिखे युवा हैं हम लोग सब, तो बचना चाहिए। अब व्यवस्थाएं आ जाती हैं कि व्यवस्थाओं को सबको करना चाहिए। देखो विपक्ष सिर्फ क्रिटिसाइज करता है आपकी चीज को। विपक्ष के आपसे आप इतनी उम्मीद नहीं कर सकते हो कि आपका जो ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर में पेट्रोल खर्च खत्म हो गया, वो आपको धक्का दे। वो धक्का नहीं देगा, वो ये बताएगा कि उस ट्रैक्टर की जिम्मेदारी अपने गंतव्य तक पहुंचने की थी, आपने पेट्रोल प्रॉपर डाला क्यों नहीं, वो जिम्मेदारी बनती थी। और वो क्रिटिसाइज करेगा, विपक्ष करेगा, उसको आपको निभाना पड़ेगा, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसकी कमियों को आप सुधार करना पड़ेगा। वो ना करने से आप ये कहने लगते हो कि बंगाल में ऐसा हुआ था, दिल्ली में ऐसा हुआ था, फलाने जगह ऐसा हुआ था। तो इन चीजों से बचना चाहिए। मैं फिर अब भी कह रहा हूं, चाहे कुंभ का आयोजन हो या कोई बड़े आयोजन हो, जो बुनियादी मुद्दे हैं। अभी कांग्रेस के साथी ने कहा कि 20-22 जो पेपर लीक के मामले हो गए। जनाब अभी बच्चों की बोर्ड की परीक्षा चल रही है, बोर्ड का पेपर लीक हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड है। हाउ कैन पॉसिबल, ये कभी हमने सोचा नहीं था कि उत्तर प्रदेश की सरकार में या दूसरी की सरकार में ये प्रतियोगी परीक्षा को छोड़ के जो एकेडमिक जो परीक्षाएं चल रही है, बोर्ड की परीक्षा, वो भी लीक हो जाता है, वो भी व्हाट्सएप पे आ जाता है, वो भी बिकने लगता है। अगर व्यवस्थाओं में अगर ये चीजें होती हैं तो सीधे तौर पे कहा जाएगा यहाँ प्रशासन की बहुत बड़े फेलियर है। इसको पूरा करना चाहिए। अगर इस पे कोई विपक्ष सवाल उठाता है तो आपको जवाब देना चाहिए, ना कि आप ये कहोगे कि 17-12 में जब आपकी सरकार थी या 7 में आपकी सरकार थी, आपके समय ऐसा हुआ था। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं करता हूं, ना मौजूदा सरकार को ना पिछली सरकार को। कमियां उस समय हुई या इस समय हुई थी, दोनों की कमियां हैं। तो मुझे लग रहा है विपक्ष का काम है, वो आपको क्रिटिसाइज करेगा। आपकी जहां पे भी गलतियां हैं वहां मीडिया भी आपको आईना दिखाएगा, वहां विपक्ष भी आपको आईना दिखाएगा। अब उस आयनों को आप चकनाचूर करके आप अपना ही राग अगर अलापने लगोगे तो फिर तो वही बात आ जाएगी, जिसकी भैंस उसकी लाठी, सैया भय कोतवाल तो डर गाएगा। तो इन चीजों से मुझे लग रहा सारे नेताओं को, क्योंकि देखो मैं हमेशा एक बेबाक बोलने के लिए जाना चाहता हूं, चाहे सामने कोई भी हो, मैं उसको आईना दिखाने की कोशिश करता हूं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो बुनियादी मुद्दे जितने भी छूट गए हैं, महंगाई का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, पेपर लीक का मुद्दा हो गया, खाने खर्चे का मुद्दा हो गया, इन मुद्दों को सबको एक मंच पे आके सोचना पड़ेगा। चाहे इस समय बीजेपी की सरकार हो और आगे किसी की भी सरकार आ जाए, सबको जनमानस के बारे में सोचना पड़ेगा, उनके बुनियादी मुद्दों पे चर्चा करनी पड़ेगी सबको मिलकर। नहीं तो वरना तो जो चीजें चल रही है वैसी चलती रहेंगी, तूने ऐसा करा मैंने ऐसा करा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। लोहिया साहब क्या कहना चाहेंगे इस पे आप, कि मुद्दे ये बातें तो बहुत पीछे रह गई, अब इनका जिक्र करने का क्या मतलब है? नहीं देखिए, जिक्र तो विपक्ष उसी दिन से करता आ रहा है और पक्ष तो हमेशा जवाब देता आ रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार की जवाबदेही और जवाब दे रही है, जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हैं, हम जवाब दे रहे हैं आपको। लेकिन आपके जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। नहीं, विपक्ष संतुष्ट होगा भी नहीं, मैं बता रहा हूं। मैंने भी अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने मेरी बात को पकड़ लिया, उनको ये भी कहना चाहिए था कि मैंने एक बात और भी कही थी, कुंभ आयोजन पूरे भारतवर्ष का था, उसमें जितनी जिम्मेदारी पक्ष की थी उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है। विपक्ष की केवल यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि भड़काने का काम किया जाए, लेकिन क्योंकि वो आस्था से जुड़ा हुआ था। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से वहां की व्यवस्था को बनाने का काम किया, कुंभ तो पहले भी होते आए हैं और इस तरह की दुखद घटना पहले भी हुई है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जो घटनाएं पहले हुई है ये आगे होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। विपक्ष के पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है, विपक्ष को केवल कुंभ नजर आता है, विपक्ष को पश्चिम बंगाल नजर नहीं आता है। पश्चिम बंगाल में क्या लोगों की भावना में नहीं है, वहां तुष्टिकरण की राजनीति हो रही, वहां ये लोग नहीं बोलेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुंभ की बात बहुत पीछे छूट गई है। अब आप लोग इससे आगे बढ़ने का काम करें, कोई और मुद्दा ढूंढें। बहुत भव्य हिंदुस्तान की जनता ने बहुत भव्य तरीके से कुंभ में स्नान किया है और जो घटना हुई है दुखद हुई है। मैं तो अभी भी कहता हूं इस बात को, इसको कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता है। जिनके घर से जो परिवार जन गए हैं, हम उनके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन
उत्तर है। प्रदेश की सरकार की जवाबदेही थी, जवाबदेही है, और जवाबदेही के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने, प्रशासन ने वहां बहुत ईमानदारी से काम किया है, बहुत बखूबी से काम किया है, वो पूरा देश जानता है। आज चलिए, पूरे देश में ठीक है सर। पूरे प्रदेशों के लोग वहां पर स्नान करने आए। ठीक है, इसीलिए आए ठीक कि है। वहां का जो यश भारती जी, जब आप वातावरण था, वहां यश की जो यश भारती व्यवस्था जी थी- कुछ कहना चाह रहे हैं, यश भारती जी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कह रहे हैं कि विपक्ष को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं। रमेश ठाकुर जी ने ट्रैक्टर का उदाहरण देकर के बहुत सरल शब्दों में चीजों को समझाया, लेकिन हमारे भाई को समझ में ही नहीं आया। मैंने पेट्रोल पंपों पर डीजल खत्म होने की बात की, वो उन्हें समझ में नहीं आई बात। क्या ठीक है, ये हमसे कह रहे हैं हमें सेवा करनी चाहिए थी। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के नाम से हम लोगों ने वहां सेवा करी है। लोगों को भोजन देना, दूध देना, लस्सी देना, पानी देना, रुकने के लिए जो हमारे सीमित संसाधन थे, उस हिसाब से जो बातें हो रही हैं या उस समय भी जो डिबेट्स हो रही थी कि विपक्ष को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, इतना किसी विपक्ष को पेट में दर्द नहीं हो रहा है। आपने विपक्ष को जोड़ने की कोशिश ही नहीं की। उसके बावजूद मानवीय आधारों पर और परंपरा के हिसाब से, जैसे हमारे विभिन्न फ्रंटल संगठन थे, जिसमें कांग्रेस सेवा दल था, जिसके प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे जी हैं, उनका पूरा शिविर लगा हुआ था। और जिस दिन ये घटना हुई है उस समय भी उन लोगों ने मदद की। और सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि 32 एम्बुलेंस लगी हुई थी कैरी करने के लिए, और मृत्यु के आंकड़े सिर्फ 30 बताए गए। जिस तरीके से चीजों को छिपाया गया, मैं आपको बताऊं, आपने आस्था को व्यापार बनाने की कोशिश की। आपने 2 लाख करोड़ के रेवेन्यू की बात करने तो की कोशिश रोजगार की। का मुद्दा भी तो कमलाकर जी बार बार विपक्ष उठा रहा है ना, कि क्या रोजगार मिल जाएगा लोगों को महाकुंभ से। अब जिन लोगों की कमाई हो रही है, जिन नाविकों की कमाई हो रही है, उस पर भी परेशानी हो रही है विपक्ष को। क्या आखिर वो कमा क्यों रहे हैं? आपका टारगेट कमाई करना था। 1.5 लाख रुपए के डोम बना करके पर नाइट के, उसमें वो कौन लोग रह रहे थे जिनकी वीआईपी व्यवस्थाएं हो रही थी? वो कौन लोग थे? आप बेसिक चीज समझिए। आपका टारगेट एक इतनी बड़ी भौगोलिक परिस्थिति जो निर्मित होती है, जिसका लाभ लेने के लिए आम जनमानस जाता है, आप वो ईज आउट करना चाह रहे थे या व्यापार करना चाह रहे थे या उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाह रहे थे? ये प्रायोरिटी तो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। ये तो सपा के कार्यकाल में भी हुआ था, जब कुंभ का आयोजन हुआ था, उस वक्त भी ये चीजें हुई थी, उस वक्त भी रोजगार हुआ था कुंभ में। उस वक्त तो ऐसा नहीं था ना कि चीजें फ्री बीस पे या मुफ्त तौर पर बांटी जा रही थी। कमलाकर जी, आप देखिए, महाकुंभ में राजा भी पहुंच रहा था, महाकुंभ में रंक भी पहुंच रहे थे। 70 साल पुरानी चीजों को, 20-30 साल पुरानी चीजों को आज की टेक्नोलॉजी में, जो इनके ब्लू आइड आईएएस ऑफिसर्स थे, जो रोज ये बता रहे थे कि 3000 ड्रोन डिप्लॉयड हैं और ये मशीनरी है और इस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। और जब सारा प्रदेश आपके अंडर में था, आपको नहीं पता था कि इलाहाबाद की पॉपुलेशन कितनी है, वो कितना लोड सह सकती है? आपको उस समय नहीं पता था। चलिए ठीक है कमलाकर जी, देखिए वक्त की कमी है। फाइनल कमेंट यहाँ पर मैं सभी मेहमानों से एक एक करके लेना चाहूंगी। ठीक है सर। अपनी फेल्योर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये सबसे बड़ी कमी है अपूर्वा जी। चलिए ठीक है कमलाकर जी, एक फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट। रमेश जी, फाइनल कमेंट सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। क्या लग रहा है, चीजों को अब यहीं पर छोड़ देना चाहिए, आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए, विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। बेजान मुद्दा है, इसको छोड़ देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, देखो पूरे डिबेट में अगर एक चीज निकल के आई है, और वो मुझे लग रहा सरकार को करनी चाहिए थी। एक दौर हमने देखा था जब कल्याण सिंह की हुकूमत हुआ करती थी, जब मुलायम सिंह यादव कोई कन्नौज का मुद्दा जब उठाते थे, तो विधानसभा के बाद में उनको खुद ही फोन करके बुलाते थे कि बताओ इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए, वो जो घटना हुई है उसको कैसे रिसॉल्व करा जाए। तो मुझे लग रहा है किस तरीके से जो आयोजन होते हैं, आयोजन से पहले जो अभी हमारे सत्ता पक्ष के साथी ने कहा कि सहयोग की अपेक्षा ये लोग कर रहे थे विपक्ष से, तो उसके लिए एक तरीका होता था और लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरत तस्वीर हुआ करती थी, जो मुझे लग रहा है इस समय धुंधली हो गई। वो ये था, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती थी और सबसे राय मशवरा किया जाता था कि भाई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसमें हमें सबसे सहयोग चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, क्या कुछ चीजें करना चाहिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी के हुकूमत के समय भी कुंभ हो चुका है और बसपा के समय, तो सब लोगों से ये पूछना चाहिए था, ऐसे नेताओं से, लेकिन वो नहीं हो पाता है। अगर ये होता, ये डिस्कशन होता, उसके बाद अगर सहयोग ना मिलता, तो मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है या उनके नेता कह रहे हैं, तो उनके बात में दम होता। जी
रोजगार को लेकर भी बार बार विपक्ष यहां पर हमलावर हो रही है कि रोजगार बना दिया गया था महाकुंभ को। नहीं, देखो अपूर्वा जी, इसमें बिल्कुल विपक्ष का आरोप सही है। आप एक देखिएगा, दिल्ली का प्रयागराज का जो किराया था, फेयर किराया जो था एयर का, वो लंदन अमेरिका जैसा था, जबकि 3,000, 4,000, 5,000 का जो किराया होता था। इस पे सरकार को देखना चाहिए था। टोल टैक्स की बात है, इसमें कई बुद्धिजीवी लोगों ने भी कहा, विपक्ष के लोगों ने भी मांग करी थी सीधे नितिन गडकरी साहब से कि इस समय टोल को एकदम फ्री कर देना चाहिए, उसके नाके को हटा देना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा होता उससे एक फायदा ये होता, उसमें जाम नहीं लगता। अगर आपने देखा होगा, लखनऊ के बाद जो प्रयागराज तक जो टोल टैक्स थे, उसमें लंबी लंबी कतारें। हमने व्यवस्था देने का प्रयास किया और हमने दिया है। गाड़ियों से उनको पहुंचाना, जो पैदल यात्री थे, मोटरसाइकिलों से पहुंचाना, और ये सबने देखा है। सोशल मीडिया का दौर है, किसी की बात छुपी नहीं। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कहीं दिखाई नहीं दिए, वो सरकार के पीछे छुपाई दिए कि हाँ बस हमने तो व्यवस्था कर दी है। और आपने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया अपूर्वा जी, जो मैंने सवाल किया। जो लापता लोग हैं, उन परिवारजनों ने जो पोस्टर लगाए कि हमारे घर के लोग लापता हैं, आखिर सरकार ने उन पोस्टर को लापता कर दिया है। परिवारों से मिलवाने का काम तो किया नहीं, लेकिन जो पोस्टर लापता के लोगों ने अपने निजी खर्चों से, निजी प्रचार के माध्यम से जगह जगह लगाए थे, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने उन पोस्टरों तक को लापता कर दिया। तीसरी और एक अंतिम बात, भारतीय जनता पार्टी का ये त्योहार नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम नहीं था। ये बात तो सभी जानते हैं। इसमें बात क्या है, महाकुंभ का आयोजन तो एक धार्मिक आस्था का था, धार्मिक कार्यक्रम था। उस धार्मिक कार्यक्रम के लिए तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इसको व्यापार मत बनाओ, लेकिन व्यापार वाली सरकार तो लगातार व्यापारिक आंकड़े दे रही थी, इतना व्यापार हुआ, इतना व्यापार हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा टोल टैक्स को माफ कर दीजिए, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे टोल मत लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो व्यापार करने में गुमान में थी। इतना व्यापार हो गया, इतना व्यापार हो गया, यहाँ तक कुंभ के आखिरी आयोजन में जब उसकी ब्रीफिंग तक करते रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो व्यापार पे ही उनका फोकस रहा। और कहीं मोटरसाइकिल के आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारों ने मोटरसाइकिल से इतना व्यापार कर लिया, नाविक ने इतना व्यापार कर लिया, इसने उतना व्यापार कर लिया, उसने इतना व्यापार कर लिया। लेकिन लापता लोग आज भी लापता हैं। उन परिवारों से पूछिए, उनसे समझिए। जवाब ले लेंगे लोहिया साहब से, लेकिन पहले एक बार कमलाकर जी का मैं रुक कर लूं। अपूर्वा जी, अंतिम और आखिरी बात आप, जो आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई त्योहार नहीं बनता। देश के अंदर देवी की उपासना सर्वाधिक सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है। अगर इस जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए, जाना पड़ता है वहां लोगों को। के साथ अन्याय, अत्याचार इंडिया न्यूज की पत्रकार के साथ महाकुंभ में हुआ। 3 दिन तक हमने इंडिया न्यूज में देखा, पश्चिम बंगाल में जिम्मेदार पुलिस अधिकारी फोन नहीं उठा रहे थे, इंडिया न्यूज ने बताया। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, इंडिया न्यूज ने बताया। उस महिला पत्रकार ने लगातार बताया। और आपके जो मुख्य एडिटर साहब है, सिंह साहब, उन्होंने बताया। वही सिंह साहब जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सदस्य भी बनाए हैं, वो सिंह साहब ने बताया किस तरीके से नाकामयाब था और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, महिला पत्रकार के साथ। कम से कम भारतीय यश भारती जी, तो कम से कम हमने देखिए, हमने चीजें छुपाई नहीं। सरकार की जो नाकामी थी, जो फेलियर था, वो हमने साफ तौर पर, खुले तौर पर हमने यहाँ पर अपने चैनल पर भी बताया कि ये परेशानी थी, ये दिक्कत थी। लेकिन जो सच्चाई है वो भी हमने बताई कि बाद में कार्रवाई भी हुई, जितने पुलिसकर्मी थे वो सस्पेंड हो गए। चलिए ठीक है यश भारती जी, मैं लौटूंगी एक बार कमलाकर जी का मैं रुक कर लेती हूं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनसे पूछ रहे हैं कि जो महिलाएं, माताएं, बहनें नहा रही थी, उनके वीडियो जो बेचे गए हैं, गुजरात पुलिस ने पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश फेलियर, उत्तर प्रदेश प्रशासन के फेलियर पे कार्रवाई किस पे करी इन्होंने? किसको इन्होंने हटाया? किसको दोषी माना? कौन सा सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था? कौन सी हेलीकॉप्टर में दूरबीन फेल हो गई थी? कौन सी एआई टेक्नोलॉजी फेल हो गई थी? जहां वो नहा रही थी बच्चियां, वहां पे किन लोगों की तैनाती थी? किस पे कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? चलिए जवाब ले लूंगी मैं लोहिया साहब से। ठीक है, एक बार कमलाकर जी का मैं रुक कर लेती हूँ। कमलाकर जी, आपकी बात उस समय अधूरी रह गई थी। आपने कई चीजें, कई मुद्दे आपने उठाए, लेकिन बार बार देखिए जिक्र महाकुंभ को लेकर हो जा रहा है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ तो जवाब दे रहे हैं ना कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाले अपने प्रदेश में नहीं करवा पा रहे हैं, यहाँ पर जो त्योहार है वो नहीं मनवा पा रहे हैं अच्छे तरीके से। अपूर्वा जी, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी अपने प्रदेश में हर मोर्चे पर फेल हैं। एजुकेशन में फेल हैं, लॉ एंड ऑर्डर में फेल हैं। इस अभी 2024 में जो आंकड़े आए एनसीआरबी के, उसमें जो है वो उत्तर प्रदेश में महिला अपराध, उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम है पूरे देश भर में। आप ये समझिए। और
जिस प्रकार मैं तो अभी देख रहा था किस मुंह से ये लोग बात करते हैं कि विपक्ष को सहयोग लेकिन करना कार्रवाई भी चाहिए तो हम था। देख रहे हैं ना कमलाकर जी, कार्रवाई भी हम देख रहे हैं। बात पूरी होने दीजिए। विपक्ष से सहयोग लेना किसको चाहिए था? आप अगर सूबे के मुखिया हो, क्या आपने कोई कमेटी बना ली थी जिसमें लीडर अपोजिशन और बाकी पार्टियों के लोगों को भी शामिल करके जो है इस आयोजन को करने की कोशिश करते हैं कि भाई सामूहिक ये एक आस्था का विषय है? नहीं, वो इसलिए नहीं किए क्योंकि उनको अपना गाल बजाना था और उसको उसमें उनको अपना पॉलिटिकल बेनिफिट दिख रहा था। उनको लग रहा था कि ये बहुत बड़ा रेफरेंडम हो जाएगा चुनाव का, और आज तक वो लोग इसी चीज को प्रचारित कर रहे हैं। और अभी भी जो बातें हो रही हैं या उस समय भी जो डिबेट्स हो रही थी कि विपक्ष को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, इतना किसी विपक्ष को पेट में दर्द नहीं हो रहा है। आपने विपक्ष को जोड़ने की कोशिश ही नहीं की। उसके बावजूद मानवीय आधारों पर और परंपरा के हिसाब से, जैसे हमारे विभिन्न फ्रंटल संगठन थे जिसमें कांग्रेस सेवा दल था जिसके प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे जी हैं, उनका पूरा शिविर लगा हुआ था। और जिस दिन ये घटना हुई है उस समय भी उन लोगों ने मदद की। और सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि 32 एम्बुलेंस लगी हुई थी कैरी करने के लिए, और मृत्यु के आंकड़े सिर्फ 30 बताए गए। जिस तरीके से चीजों को छिपाया गया, मैं आपको बताऊं, आपने आस्था को व्यापार बनाने की कोशिश की। आपने 2 लाख करोड़ के रेवेन्यू की बात करने तो की रोजगार कोशिश का मुद्दा भी तो कमलाकर जी बार बार विपक्ष उठा रहा है ना कि क्या रोजगार मिल जाएगा लोगों को महाकुंभ से। अब जिन लोगों की कमाई हो रही है, जिन नाविकों की कमाई हो रही है, उस पर भी परेशानी हो रही है विपक्ष को कि आखिर वो कमा क्यों रहे हैं। आपका टारगेट कमाई करना था। 1.5 लाख रुपए के डोम बना करके पर नाइट के, उसमें वो कौन लोग रह रहे थे जिनकी वीआईपी व्यवस्थाएं हो रही थी? वो कौन लोग थे? आप बेसिक चीज समझिए, आपका टारगेट एक इतनी बड़ी भौगोलिक परिस्थिति जो निर्मित होती है, जिसका लाभ लेने के लिए आम जनमानस जाता है, आप वो ईज आउट करना चाह रहे थे या व्यापार करना चाह रहे थे या उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाह रहे थे? ये प्रायोरिटी तो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। ये तो सपा के कार्यकाल में भी हुआ था जब कुंभ का आयोजन हुआ था, उस वक्त भी ये चीजें हुई थी, उस वक्त भी रोजगार हुआ था कुंभ में। उस वक्त तो ऐसा नहीं था ना कि चीजें फ्री बीस पे या मुफ्त तौर पर बांटी जा रही थी। कमलाकर जी आप देखिए, महाकुंभ में राजा भी पहुंच रहा था, महाकुंभ में रंक भी पहुंच रहे थे। 70 साल पुरानी चीजों को, 20-30 साल पुरानी चीजों को आज की टेक्नोलॉजी में, जो इनके ब्लू आइड आईएएस ऑफिसर्स थे जो रोज ये बता रहे थे कि 3000 ड्रोन डिप्लॉयड हैं और ये मशीनरी है और इस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, और जब सारा प्रदेश आपके अंडर में था, आपको नहीं पता था कि इलाहाबाद की पॉपुलेशन कितनी है, वो कितना लोड सह सकती है? आपको उस समय नहीं पता था। चलिए ठीक है कमलाकर जी, देखिए वक्त की कमी है। फाइनल कमेंट यहाँ पर मैं सभी मेहमानों से एक-एक करके लेना चाहूंगी। ठीक है सर। अपनी फेल्योर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये सबसे बड़ी कमी है अपूर्वा जी। चलिए ठीक है कमलाकर जी, एक फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट। रमेश जी, फाइनल कमेंट सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। क्या लग रहा है, चीजों को अब यहीं पर छोड़ देना चाहिए, आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए, विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, बेजान मुद्दा है, इसको छोड़ देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, देखो पूरे डिबेट में अगर एक चीज निकल के आई है और वो मुझे लग रहा सरकार को करनी चाहिए थी। एक दौर हमने देखा था जब कल्याण सिंह की हुकूमत हुआ करती थी, जब मुलायम सिंह यादव कोई कन्नौज का मुद्दा जब उठाते थे तो विधानसभा के बाद में उनको खुद ही फोन करके बुलाते थे कि बताओ इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए, वो जो घटना हुई है उसको कैसे रिसॉल्व करा जाए। तो मुझे लग रहा है किस तरीके से जो आयोजन होते हैं, आयोजन से पहले जो अभी हमारे सत्ता पक्ष के साथी ने कहा कि सहयोग की अपेक्षा ये लोग कर रहे थे विपक्ष से, तो उसके लिए एक तरीका होता था और लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरत तस्वीर हुआ करती थी, जो मुझे लग रहा है इस समय धुंधली हो गई। वो ये था, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती थी और सबसे राय मशवरा किया जाता था कि भाई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसमें हमें सबसे सहयोग चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, क्या कुछ चीजें करना चाहिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी के हुकूमत के समय भी कुंभ हो चुका है और बसपा के समय, तो सब लोगों से ये पूछना चाहिए था, ऐसे नेताओं से, लेकिन वो नहीं हो पाता है। अगर ये होता, ये डिस्कशन होता, उसके बाद अगर सहयोग ना मिलता, तो मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी जो
कह रही है या उनके नेता कह रहे हैं तो उनके बात में दम होता। जी। रोजगार को लेकर भी बार बार विपक्ष यहां पर हमलावर हो रही है कि रोजगार बना दिया गया था महाकुंभ को। नहीं, देखो अपूर्वा जी, इसमें बिल्कुल विपक्ष का आरोप सही है। आप एक देखिएगा, दिल्ली का प्रयागराज का जो किराया था, फेयर किराया जो था एयर का, वो लंदन अमेरिका जैसा था, जबकि 3,000, 4,000, 5,000 का जो किराया होता था। इस पे सरकार को देखना चाहिए था। टोल टैक्स की बात है, इसमें कई बुद्धिजीवी लोगों ने भी कहा, विपक्ष के लोगों ने भी मांग करी थी सीधे नितिन गडकरी साहब से कि इस समय टोल को एकदम फ्री कर देना चाहिए, उसके नाके को हटा देना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा होता उससे एक फायदा ये होता, उसमें जाम नहीं लगता। अगर आपने देखा होगा, लखनऊ के बाद जो प्रयागराज तक जो टोल टैक्स थे, उसमें लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। कुछ उन कतारों में कुछ गाड़ियां खराब भी हो रही थी, उन गाड़ियों को किनारे करने में समय लग रहा था। तो ये व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सकती थी, वो जो सरकार ने नहीं की। उसके बाद में रोजगार की आप बात कर रहे हो, एक पराठा 250 रुपए 300 रुपए का मिल रहा था। तो ये अल्लाह हमारी जिस तरीके से हुई है और जिस तरीके से लूट खसोटे कुंभ के नाम पे लोगों ने करी है, व्यापार जो करा है, वो बड़ी दुखद तस्वीर थी। ये सरकार ने भी देखा, विपक्ष ने भी देखा, हम आपके कैमरों ने भी देखा। तो मुझे लग रहा है ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है सर, जी, ठीक है। यश भारती जी, फाइनल उर्वा कमेंट जी, इस पूरे मुद्दे लोगों पर। ने आपदा में अवसर बनाया और ठीक है, ये ठीक है, सरकार कमलाकर जी, ने सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कमलाकर इस जी, तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है कमलाकर जी, मैं देखिए, लौटूंगी मैं आऊंगी आपके पास। यश भारती जी, फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे पर। अपूर्वा जी, अगर हम महाकुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ पे एक सर्वे कराया देश के प्रतिष्ठित मीडिया हाउस है दैनिक भास्कर। उसने ये बताया कि 10 में से 9 आदमी ठगे गए हैं। वो किसी ना किसी रूप में ठगे गए हैं, चाहे वो हवाई के किराए पे, चाहे ट्रेन के किराए पे, कि उसने जो एसी का डब्बा लिया उस पर बैठने की जगह नहीं मिली, चाहे वो वहां जाकर के रिक्शे वाले से ठगा गया हो, चाहे वो नाव वाले से ठगा गया हो, चाहे वो टेंट सिटी में ठगा गया हो, चाहे वो खाने में ठगा गया हो। मतलब हंसने में, मुस्कुराने में, रोने में, हर जगह 10 में से 9 आदमी वहां ठगे गए हैं। और ठगने का काम किसने किया? वही जिन्होंने 100 करोड़ की व्यवस्था करके रखी थी। दूसरी और अंतिम बात, भारतीय जनता पार्टी लगातार पीठ थपथपा रही है। आस्था में ही अवसर क्यों तलाश रही थी? और हर जगह उनको व्यापार क्यों दिखता है? लोगों की आस्था के साथ व्यापार करना है। वो कहेंगे अयोध्या में राम मंदिर बन गया तो वहां इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, महाकुंभ हो गया तो इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। अरे आदमी को धार्मिक आस्था कब जीने देंगे आप? ठीक है सर, ठीक है, गरीब ठीक है सर, सर छोटा छोटा फाइनल कमेंट ले बनाया था, ठीक है। क्या वहां तक लोहिया साहब, आने की सुविधा थी? लोहिया साहब, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। अब क्या लग रहा है सत्ता पक्ष को, अब महाकुंभ का ये मुद्दा यहीं पर विराम दे देना चाहिए, आगे की चीजों के लिए मूव ऑन करना चाहिए? नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगा पूर्वा जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने महाकुंभ का आयोजन बहुत बेहतरीन तरीके से किया। और जिस बात को अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वहां लूटने का काम किया, मैं स्वयं कुंभ में स्नान करके आया हूँ। 10 रुपए की चाय मैंने पी है, 40 रुपए की मैंने थाली खाना खाया है, और मेरे साथ लगभग 450 श्रद्धालु मेरे यहाँ से दिल्ली से गए हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस प्रकार की जो ये इनकी अनर्गल बातें हैं, ये बिल्कुल झूठी हैं। किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था वहां नहीं थी, ना किसी प्रकार की कोई लूट वहां पर थी। वहां पर बहुत अच्छे भव्य तरीके से स्नान भी किए हैं श्रद्धालुओं ने। और फिर वहां से ठीक है सर, एक बार कमलाकर जी का फाइनल कमेंट। ठीक है कमलाकर जी, फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट। सिर्फ एक बात कहना चाहूं, पर के भेष में पहचान दे गया है मुझे लूटने के बाद। योगी आदित्यनाथ जी से और सारे सरकार में बैठे लोगों से करबद्ध निवेदन है कि इस देश के और इस प्रदेश के नौजवानों के रोजगार पर ध्यान दीजिए, उन व्यापारियों के रोजगार पर ध्यान दीजिए, महिला सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। हिंदू और मुसलमान की बहस में मत उलझाइए। ठीक है, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल हरे में मत बांटो, मेरे रहने दो। ठीक है सर, चलिए सर, देखिए वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है, इस चर्चा को यहीं पर विराम लगाते हैं। तो आज की बड़ी बहस में हमने चर्चा की कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस बयान पर पलटवार किया है जो ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया था, जब उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा। सीएम योगी ने कहा कि जो अपने प्रदेश में होली का त्योहार, होली का पर्व सुरक्षित तरीके से नहीं मनवा पा रहे हैं, वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब महाकुंभ को लेकर जो ये लड़ाई है, जो ये खींचतान है, ये शायद 2027 तक भी हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।